हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था अम्ल व क्षार, जिसमें हम 2 अवधारणाएं कर चुके, ऑरेनिस की अवधारणा और ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा। आज हम करेंगे लक्स फ्लड अवधारणा। ठीक है, तो इस अवधारणा के अनुसार ऑक्साइड आयन दाता यानी जो पदार्थ ऑक्साइड आयन यानी O-2 ऑक्साइड आयन अगर दे रहा है वो क्षार होगा और जो ग्रहण कर रहा है वो क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, जैसे PbO है तो ये आयोनाइज होके Pb+2 और O-2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्साइड आयन दे रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्षार होगा। सल्फेट है SO4-2, ये भी ऑक्साइड आयन दे रहा है तो ये भी क्षार है यहाँ पे। SiO3-2, ये भी SiO2 और O-2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सब किसकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, ये सब क्षार की भांति व्यवहार कर रहे हैं। अब देखो ये जो रिएक्शन है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा सिलिका है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, CaSiO3। तो CaO है, ये ऑक्साइड आयन दे रहा है तो ये क्षार की भांति, और SiO2 है, ये अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ कई बार ऐसे होता है कि ऑक्साइड आयन देता भी है कुछ रिएक्शंस में, और कुछ रिएक्शंस में ऑक्साइड आयन ग्रहण भी करता है। जिस तरीके से जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑक्साइड्स की प्रकृति उभयधर्मी होती है। तो जो जिंक ऑक्साइड और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इंपॉर्टेंट है ये उभयधर्मी या एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, आयोनाइज हुआ, ऑक्साइड आयन दे रहा है, इसकी ऑक्साइड ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी होती है और ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से Al2O3 जो एल्यूमिना है वो ऑक्साइड आयन दे रहा है यहाँ पे, और ऑक्साइड आयन ये ग्रहण भी कर सकता है। तो इस तरीके से लक्स फ्लड अवधारणा है वो ऑक्साइड आयन की प्रवृत्ति पे बेस्ड है, यानी ऑक्साइड आयन दे रहा है वो क्षार होगा, और जो ऑक्साइड आयन ग्रहण कर रहा है वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है अपनी इंपॉर्टेंट है ये विलायक तंत्र अवधारणा। अम्ल व क्षार की ये अवधारणा जो है वो विलायक के वियोजन पर आधारित है, यानी कोई भी सॉल्वेंट है वो डिसोसिएट होकर कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन करेगा, उस पे बेस्ड है। इस वजह से इसको क्या बोल देते हैं अपन, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट या विलायक तंत्र अवधारणा। तो कोई भी विलायक है उसमें स्वतः वियोजन की प्रवृत्ति होती है, जब वो वियोजित होगा तो धनायनों का निर्माण करेगा और ऋणायनों का निर्माण करेगा। जिस तरीके से वाटर है डिसोसिएट होगा हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H2O है, एक ने H+ दिया और एक H2O ने H+ ग्रहण किया, तो जिसने दिया वो OH- में कन्वर्ट हो गया और जिसने लिया वो H3O+ में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जब अमोनिया का डिसोसिएशन होता है तो एक ने H+ दिया तो वो NH4 में कन्वर्ट हो गया, और जिसने H+ ग्रहण किया वो NH4+ में कन्वर्ट। इसी तरीके से SO2 है, इसका भी जब डिसोसिएशन होता है तो एक SO+2 और एक SO3-2, यानी यहाँ पे ऑक्साइड आयन दे रहा है। तो ये मेनली विलायक काम में लिए जाते हैं। H2O होता है, अमोनिया होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इनका वियोजन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो कोई भी पदार्थ अगर विलायक में धनायनों की संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है, उस पदार्थ का जब डिसोसिएशन होगा उस सॉल्वेंट में, तो अगर धनायनों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, और अगर ऋणायनों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अब यहाँ देखो NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट है, वो द्रव अमोनिया में अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, और जो NaNH2 और KNH2 है वो क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव अमोनिया का जो डिसोसिएशन होता है वो इस तरीके से होता है, एक NH4+ आयन बनता है और एक NH2-। तो जो पदार्थ NH4+ की संख्या बढ़ाएंगे वो अम्ल होंगे, और जो NH2- की संख्या बढ़ाएंगे वो क्या होंगे, क्षार होंगे। तो NH4Cl का जब डिसोसिएशन होता है तो ये क्या बनाता है, NH4+ और Cl-।
तो ये क्या कर रहा है, अमोनिया में NH4+ की संख्या बढ़ा रहा है। इसी तरीके से NH4NO3 का डिसोसिएशन होता है तो NH4+ और नाइट्रेट आयन बनेंगे। तो ये दोनों जब इनका डिसोसिएशन होता है तो ये क्या करते हैं, ये सॉल्वेंट में धनायनों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो ये दोनों किसका कार्य करेंगे, अम्ल का कार्य। सोडियम अमाइड और पोटेशियम अमाइड NaNH2 और KNH2 इनका डिसोसिएशन हो रहा है तो दोनों में ही ऋणायन बन रहे हैं NH2- और NH2-। ये किसके इक्विवेलेंट है, द्रव अमोनिया के अनायन के। तो इन दोनों का डिसोसिएशन अगर द्रव अमोनिया में होता है तो ये क्या करते हैं, ऋणायनों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये किसका भांति कार्य करेंगे, ये क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। इसी तरीके से द्रव SO2, तो SO2 का जब डिसोसिएशन होता है तो धनायन कौन से हैं, SO+2 और ऋणायन SO3-2, तो SOCl2। ठीक है, SOCl2 का डिसोसिएशन होगा अगर द्रव SO2 में, तो ये किसकी संख्या में वृद्धि कर रहे हैं, धनायनों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। और सोडियम सल्फाइड है Na2SO3, ये ऋणायनों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं तो ये क्षार की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, और अम्ल और क्षार है उनके संयोजन से वापस से सॉल्वेंट का निर्माण होता है। जैसे NH4Cl ये अम्ल है और NaNH2 ये क्षार है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके अमोनिया का वापस से फॉर्मेशन कर रहे हैं। SOCl2 और Na2SO3 ये भी वापस से द्रव SO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी अम्ल और क्षार वापस मिलके एक लवण बनाएंगे और उसके साथ में वापस से विलायक का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसकी लुईस अवधारणा। तो लुईस की अवधारणा है वो इलेक्ट्रॉनों पे बेस्ड है, और थी वो प्रोटॉन पे या ऑक्साइड आयनों पे बेस्ड थी या धनायन ऋणायनों पे थी, ये इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। लुईस की अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे सकता है यानी जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्षार की भांति व्यवहार करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें लुईस अम्लों में देखो, अम्ल यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो सबसे पहले धनायन, सभी धनायनों के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती हैं। तो सारे धनायन हैं वो किसकी तरह कार्य करेंगे, लुईस अम्ल की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक या जिनका डी कक्षक है वो रिक्त है। तो जिनका डी कक्षक रिक्त है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। BF3 है वो F- से इजीली रिएक्ट करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। SbF4 ये भी F- से रिएक्ट कर रहा है। AlF3 एल्यूमिनियम भी F- से रिएक्ट कर रहा है। SO2 CO2 आदि अणुओं में केंद्रीय परमाणु अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं। ठीक है, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये कंपाउंड किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। तो 3 टाइप के लुईस अम्ल हो गए अपने, एक सारे धनायन हो गए, इलेक्ट्रॉन न्यून या रिक्त डी कक्षक वाले, और नेक्स्ट हो गए CO2 SO3। ये जो कंपाउंड्स हैं वो भी किसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। नेक्स्ट लुईस क्षार, सारे ऋणायन यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, Cn- OH- NH2-। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज होती है जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो क्या होंगे, क्षार होंगे। नेक्स्ट, जिनके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे अल्कोहल में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, वाटर में भी है, ईथर में भी है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन पे है, और अमीन है इसमें भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और इथीन और जो इथाइन है उनके पास में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, ये इजीली दे सकते हैं। तो ये धनायनों को इलेक्ट्रॉन देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो इथीन और जो इथाइन है वो भी किसकी भांति व्यवहार करेंगे, लुईस क्षार की भांति व्यवहार
करेंगे। तो कई बार एग्जाम में हमें दिया होता है, कुछ कंपाउंड्स दिए होते हैं कि इनमें से कौन से लुईस अम्ल है और कौन सा लुईस क्षार है। तो क्षारों में जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो होंगे, और जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज वाले तो सीधा ही आपको किस में डालना है, लुईस क्षार में, और पॉजिटिव चार्ज वाले अम्लों में डालने हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, लुईस अम्ल में। तो इस तरीके से हमारे ये पांचों कंसेप्ट हैं अम्ल और क्षार के, ये कंप्लीट हो जाते हैं। इनको आपको कंपैरेटिवली याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।